हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस प्लेनेट अर्थ में के ऊपर केवल ह्यूमन नहीं रहते हैं, बल्कि हमारे अलावा कई तरह के डिफरेंट लिविंग स्पीसीज भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि कई सारे एनिमल देखने को मिलते हैं, कई सारे प्लांट देखने को मिलते हैं, बर्ड देखने को मिलते हैं। यानी कि हमें हमारे अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ को देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर में हम हमारी अर्थ पर मौजूद इसी बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। हम अलग अलग जंगलों के बारे में पढ़ेंगे, जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे और इसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्लोरा और फोना के बारे में। तो अपन जानेंगे सबसे पहले फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है ऑल प्लांट स्पीसीज ऑन अर्थ, मतलब जितनी भी प्लांट स्पीसीज हमें अर्थ में दिखाई देती हैं उसे अपन फ्लोरा कहते हैं। इसी प्रकार से ऑल एनिमल स्पीसीज ऑन अर्थ, मतलब जितनी भी हमें एनिमल स्पीसीज अर्थ सरफेस पे दिखाई देती हैं उसे हम फोना कहते हैं। यदि सिंगल शब्दों में बात करें, सिंगल वर्ड में बात करें, तो फ्लोरा वो होती है जिसे बोलते हैं प्लांट लाइफ, और फोना वो होती है जिसे बोलते हैं अपन एनिमल लाइफ। अब हम देखते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में कि इंडिया में कितनी फ्लोरा और फोना है। तो हमारा टॉपिक है फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। तो हमारी इंडिया में वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब इंडिया में डिफरेंट टाइप की फ्लोरा और फोना हमें देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, ये जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि आधी से ज्यादा मीन्स ट्वाइस नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्कवर ही नहीं हुई है, उसकी डिस्कवरी होना अभी बाकी है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी इंडिया में कितनी ज्यादा फ्लोरा और फोना की स्पीसीज पाई जाती है। इसी तरह हमारी डेली लाइफ भी डिपेंडेंट है फ्लोरा और फोना पर। फ्लोरा और फोना की मदद से हम फूड को क्या कहते हैं, फूड मिलता है हमको। फ्लोरा और फोना की मदद से हमें मेडिसिन मिलती है। फ्लोरा और फोना की मदद से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, और साथ साथ फ्लोरा और फोना की मदद से जो हमारा एनवायरमेंट है वो बैलेंस बना रहता है। तो हमको कहने का मतलब यह है कि हमारा बहुत कुछ निर्भर करता है फ्लोरा और फोना के ऊपर। पर टेंशन की बात यह है कि जो ह्यूमन है वो इतना ज़्यादा लापरवाह हो गया है कि वह अपने फायदे के लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है, यानी कि इनसेंसिटिव हो गया है। और ऐसे ही चलता रहा तो कई सारे पेड़ और कई सारे जानवर की स्पीसीज क्या हो जाएंगी, वो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। तो अब हमें किसकी जरूरत है? कंजर्वेशन करने की जरूरत है। क्यों है कंजर्वेशन करने की? क्योंकि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कैसे करते हैं और वो कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं कंजर्वेशन करने के लिए। लेकिन हम इससे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, तो कंजर्वेशन के क्या क्या फायदे हैं। तो हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ कंजर्वेशन। तो चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट कंजर्वेशन का प्रोसेस है हमारा, कंजर्वेशन प्रिवेंट द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम सच एज एयर, वाटर एंड सॉइल। मतलब कंजर्वेशन करने से इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी सुरक्षित रहती है और हमारा जीवन जिन चीजों पर डिपेंड करता है वो भी सुरक्षित रहता है, जैसे हो गया एयर, वाटर और सॉइल। इसीलिए कंजर्वेशन करना अच्छा है और जरूरी है। कंजर्वेशन करना की दूसरा फायदा यह होता है कि इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। मतलब कंजर्वेशन से जेनेटिक डाइवर्सिटी सुरक्षित रहती है, मतलब प्लांट और एनिमल की अलग अलग वेराइटी सुरक्षित रहती है, ताकि अगली स्पीसीज में बेटर ग्रोथ और उनकी अलग अलग ब्रीड मीन्स वेराइटी आगे हमें देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल समझें, जैसे कि आज के समय में हम जो एग्रीकल्चर करते हैं वो किस पे डिपेंडेंट करती है, अलग अलग डिफरेंट वैरायटी पे डिपेंड करती है, उनका प्रोडक्शन भी उस पर डिपेंड करता है और हम इसके ऊपर काफी डिपेंडेंट भी हैं। अगर हम इसका कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी, मतलब हमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी देखने को नहीं मिलेंगी। इसी प्रकार से कई लोग ऐसे होते हैं जो किस पे डिपेंडेंट करते हैं, फिश पे डिपेंडेंट करते हैं, खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, फिश पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि इनका जो मेन सोर्स होता है वो फिश ही होती है हमारी। और आज के समय में डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस देखने को मिलती हैं, लेकिन इन केस अगर कोई फिश की वैरायटी खत्म हो जाती है तो वह फिश हमें कभी भी वापस देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि वह विलुप्त हो जाती है, तो वह हमें आगे देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए हमें कंजर्वेशन करना जरूरी है, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहेगी और हमें आगे नई नई वैरायटी देखने को भी मिलेगी। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से स्टेप लिए। चलिए देखते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट द्वारा वर्ल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेप लिया गया था 1972 को। तो गवर्नमेंट ने 1972 को एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके तहत गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोविजन बनाए थे जो कि वर्ल्ड लाइफ हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक लिस्ट भी जारी करते हैं उन स्पीसीज की जिनकी लाइफ खतरे में है, मतलब प्रोटेक्शन करना जरूरी है। तो जो स्पीसीज इंडेंजरस में आती थी उन्हें बचाने के लिए गवर्नमेंट ने हंटिंग को बैन लगा देती है, और साथ में जो ट्रेड हुआ करता था मीन्स जानवरों की तस्करी होती थी उन पर भी लोग लगा देती है।
इतना ही नहीं, आगे जाकर 1980 और 1986 में कई सारे और भी स्पीसीज को प्रोटेक्टिव स्पीसीज की लिस्ट में ऐड किया गया था, जिसमें कई सैकड़ों बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल शामिल थे और एक ड्रैगन फ्लाई भी शामिल की गई थी। तो दोस्तों ये एक्ट केवल एनिमल तक सीमित नहीं था, बल्कि 1991 में प्लांट स्पीसीज को भी ऐड किया गया था और बाद में जाकर 6 प्लांट स्पीसीज को भी ऐड किया गया था। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूट। तो अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने केवल एक्ट बना रही थी, बल्कि कई सारे इंस्टीट्यूट भी सेटअप किए थे फ्लोरा और फौना की प्रोटेक्शन के लिए। जैसे उन्होंने कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाए गए थे, इसी प्रकार से उन्होंने कई सारे नेशनल पार्क भी सेटअप किए थे, इसी प्रकार से उन्होंने कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व भी सेटअप किए थे। यदि हम आज की बात करें तो 567 हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है, वहीं हमें 106 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, वहीं हमको 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट द्वारा एक जानवर को बचाने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट चलाए गए थे। जैसे टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, इसी प्रकार से एसिटिक लॉइन को बचाने के लिए एसिटिक लॉइन री इंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट चलाया गया था। इसी प्रकार से घड़ियाल को बचाने के लिए इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया गया था। इसी प्रकार से राइनोस को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट राइनोस। इसी प्रकार से ब्लैक बक को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था, ब्लैक बक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। और साथ में स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चला था, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चला था। तो इन सब के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए गए थे, बट डोंट वरी, हमें इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें केवल प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है प्रोजेक्ट टाइगर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि टाइगर है वह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज में से एक है और यह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फ्यूनल वेब में। लेकिन ऐसा देखा गया है कि पिछले 100 सालों में टाइगर की पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन हुई है। एस्टीमेट की बात करें कि 1870 में टाइगर की पॉपुलेशन लगभग 55,000 थी, लेकिन 1917 आते आते टाइगर की पॉपुलेशन गिरकर 1827 ही बचती है। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ था, इसके पीछे रीजन क्या था? तो इसका पहला रीजन था टाइगर की पोचिंग हुआ करती थी, मतलब टाइगर का ट्रेड हुआ करता था, वो भी गैर कानूनी तरीके से व्यापार होता था, क्योंकि टाइगर की जो बोन थी और स्किन थी वो काफी एक्सपेंसिव होती थी, जिसके चलते टाइगर को मार दिया जाता था। और इसका दूसरा कारण था श्रिंकेज हैबिटेट, मतलब जो जंगल वगैरह थे वह धीरे धीरे श्रिंक होते जा रहे थे, मतलब धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, जिस कारण से टाइगर की पॉपुलेशन भी कम होती जा रही थी। थर्ड रीजन था ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब धीरे धीरे लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से टाइगर का रहना मुश्किल हो गया था। तो यह कुछ कारण थे जिनकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन कम हुई इंडिया के अंदर। इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने टाइगर को बचाने के लिए 1973 में एक कैंपेन लॉन्च किया, जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। जो प्रोजेक्ट टाइगर की हेल्प से जो टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी वह कुछ हद तक सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा हमारे इंडिया में बहुत सारे टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलते हैं, जो कि टाइगर को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं मानस टाइगर रिजर्व की, जो कि हमें असम में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अपन बात करें सुंदरबन नेशनल पार्क की, जो कि हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अपन बात करें पेरियार टाइगर रिजर्व की, जो कि हमें केरला को देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अपन बात करें बांधवगढ़ नेशनल पार्क की, जो कि हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जो कि हमें राजस्थान में देखने को मिलती है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं मेजर टाइगर रिजर्व के, जो कि हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट के बारे में कि फॉरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली फॉरेस्ट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा होता है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट और तीसरा होता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब बात करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट की। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा ओन किए जाते हैं, और इस फॉरेस्ट के अंदर आप किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, मतलब आप अपने फायदे के लिए फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और यह फॉरेस्ट बहुत ज्यादा कीमती माने जाते हैं, इसलिए इन्हें चारों तरफ से क्या किया कर दिया है, कवर किया जाता है। और साथ साथ ये फॉरेस्ट हमें देखने को मिलती है वेस्ट बंगाल में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में और भी बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलती है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट की। तो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा ओन किए जाते हैं। तो ये फॉरेस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं, बट इतने भी ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं रहते हैं जितने ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लोकल लोग होते हैं वो गवर्नमेंट इसको अलाउ कर देती है फ्यूल वुड कलेक्ट करने के लिए, और साथ साथ जो उनका पास फॉडर होते हैं उसको भी चराने के लिए अलाउ कर देती है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या कर देती है, इन लोगों पर निगरानी करती रहती है और मॉनिटरिंग करती रहती है, और इंसान इन जंगलों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा दें। तो ये फॉरेस्ट है वह काफी ज्यादा बड़ी स्टेट में भी पाए जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया के टोटल फॉरेस्ट में से 1/3 फॉरेस्ट प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है, और ये फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पंजाब और भी बहुत सारी जगहों पर। बात करते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट की। तो जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं इनको मैनेज करने के लिए प्राइवेट एजेंसी भी इनको मैनेज करती है, और साथ साथ गवर्नमेंट एजेंसी भी इनको मैनेज करती है। और इसमें जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी अलाउ होती हैं, जैसे ग्रीजिंग करना,
फूड फ्यूल इकट्ठा करना और लाइव स्टॉक को चराना है ना, सारी चीजें इसमें क्या होती है, अलाउ रहती हैं। और इसमें साथ साथ क्या होता है, एक बड़ा सा बेस लैंड भी मौजूद रहता है। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं बेसिकली हमें देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में और गुजराती कुछ पार्ट्स में हमें देखने को मिलते हैं। अब आपको एक बात याद रखनी है कि रिजर्व फॉरेस्ट प्लस प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट इक्वल टू होते हैं अपने परमानेंट फॉरेस्ट। अगर हम मध्य प्रदेश की रिस्पेक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 75% ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि कैसे फॉरेस्ट है, परमानेंट फॉरेस्ट हैं। जितने भी फॉरेस्ट हैं मतलब टोटल फॉरेस्ट में से 75% परमानेंट फॉरेस्ट हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कितने ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो परमानेंट फॉरेस्ट हैं वो हमें मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी एंड द कंजर्वेशन। तो अभी तक हमने देखा है कि गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्ट करती थी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, लेकिन अब हम देखेंगे कि जो कम्युनिटी है वो कैसे प्रोटेक्ट करेगी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है कि केवल गवर्नमेंट ने स्टेप नहीं लिए हैं बल्कि कई सारी कम्युनिटी ने भी अपनी लाइवलीहुड और फॉरेस्ट को बचाने के लिए कई सारे स्टेप लिए हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जो कि हमें राजस्थान में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट थी उसने सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर माइनिंग करने का प्लान किया और यह गवर्नमेंट जानती थी कि इस जगह पे माइनिंग करना इलीगल है या अगेंस्ट में है, जो कि फॉरेस्ट को हार्म कर सकता है और वहां पे रहने वाले लोगों की लाइवलीहुड को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जानती हुए भी माइनिंग करने का प्लान कंटिन्यूसली रखती है। तो इसके विरोध में क्या होते हैं कि कुछ कम्युनिटीज के अगेंस्ट में आ जाती हैं और आसपास के लोग इसका क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और इसको क्या करते हैं, अपोज करते हैं। और फाइनली रिजल्ट क्या निकलता है कि जो गवर्नमेंट होती है इस डिसीजन को मान लेती है और जो उसका माइनिंग करने का प्लान होता है वो कैंसिल हो जाता है और इसी तरह से जो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो प्रोटेक्टिव हो जाती है। दूसरी अब बात करते हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान की। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि अलवर डिस्ट्रिक्ट के कुछ गांव ने, लगभग 5 गांव ने मिलकर यह डिक्लेयर किया कि वह 1200 हेक्टेयर में फैले इस जंगल को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने मन से फॉरेस्ट को सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया और उस सेंचुरी का नाम रख दिया भैरव देव धाकर सेंचुरी। और वहां के लोगों ने सेंचुरी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद के लिए कई सारे रूल और रेगुलेशन बनाए और उन्होंने देखभाल करनी शुरू कर दी कि कोई शिकार तो नहीं कर रहा है। और आज भी अपने दम पर उस सेंचुरी को वह प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि नेचर है तो फ्यूचर है। थर्ड अब बात करते हैं चिपको मूवमेंट की या चिपको आंदोलन की। तो यह आंदोलन हिमाचल रीजन के इंडिजीनियस कम्युनिटी द्वारा किया गया था। इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। आपको पता है उनकी फीलिंग क्या थी उस समय? ये कह रहे थे कि अगर आपको पेड़ काट रहे हो तो आप पहले हमें काटो, आप पेड़ को तब तक नहीं काट सकते जब तक हम जीवित रहेंगे। ये लोग कई दिनों तक ऐसे ही पेड़ से चिपक कर खड़े रहे जब तक पेड़ काटने वाले लोग वहां से वापस नहीं चले गए। उन्होंने इस डेलीकेशन के चलते वहां डिफॉरेस्टेशन को तो रोक पाए और इतना ही नहीं, उन्होंने केवल पेड़ नहीं बचाए बल्कि कई सारे पेड़ भी लगाए। मतलब उन्होंने क्या किया, अफॉरेस्टेशन भी किया। चलिए अब बात करते हैं बीच बचाओ आंदोलन का, जिसका दूसरा नाम है सेव द सीड मूवमेंट। लेट 1980 में शुरू किया गया था, जिसकी शुरुआत हेनवॉल वैली से हुई जो कि टिहरी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। वहां पे कुछ एक्टिविस्ट ने इस मूवमेंट को शुरू किया था और इस मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे उसका नाम था विजय जलहरी। इन लोगों के पास काफी अच्छा नॉलेज था ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का। यहाँ के लोग खुद भी प्रैक्टिस करते थे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को और यहाँ कई सारे ट्रेडिशनल सीड्स और फॉरेस्ट भी देखने को मिलते थे या प्रिजर्व करके रखते थे ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और फ्यूचर में भी ट्रेडिशनल प्लांट्स और क्रॉप उगाई जा सके। बात करते हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, जेएमसी की। तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक प्रोग्राम था जो कि गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था कि कुछ कम्युनिटी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि ये क्या करें, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें और इसके बदली गवर्नमेंट ने इन्हें नॉर्मल चीजों का यूज करने की परमिशन दे दी थी, जिससे इनकी लाइवलीहुड बेहतर बनी रहे और इससे गवर्नमेंट का भी काम हो जाएगा, कम्युनिटी का लाइवलीहुड भी बेहतर चलता रहेगा और फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन भी मिलती रहेगी। तो इस प्रोग्राम की सबसे पहले शुरुआत की जाती है 1988 में उड़ीसा की गवर्नमेंट द्वारा फर्स्ट रेजोल्यूशन पास किया जाता है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। अब पढ़ते हैं सेक्रेड ग्रुप के बारे में, यह हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो सेक्रेड ग्रुप का मतलब होते हैं पवित्र पौधे या पेड़ पौधे, मतलब ऐसे पौधे जिन्हें हम प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बोला जाता लेकिन फिर भी हम उन्हें अपने मन से ही प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि हम उन्हें देवी देवता के रूप में पूजते हैं। ऐसे पेड़ पौधों को ही सेक्रेड ग्रुप कहा जाता है। हमारे देश में पुराने समय से ही पेड़ पौधों की पूजा होती है और आज भी कई सारी कम्युनिटी ऐसी हैं जो अलग अलग पेड़ पौधों की पूजा करती हैं। जैसा कि छोटा नागपुर रीजन की जो कम्युनिटी है मुंडास एंड संतारा कम्युनिटी, ये पूजा करती हैं कदम्बा ट्री की और महुआ ट्री की।
और इनका मानना यह है कि इन पेड़ों के अंदर उनके भगवान निवास करते हैं, इसलिए उनकी वो वर्शिप भी करते हैं और उनकी वो प्रोटेक्शन भी करते हैं। सिमिलरली उड़ीसा और बिहार की ट्राइबल पॉपुलेशन है, वह शादियों के दौरान इमली के पेड़ का और आम के पेड़ का यूज करती हैं और उनको प्रोटेक्ट भी करती हैं, क्योंकि वह उनको शुभ मानती हैं। और हम लोग भी पीपल के पेड़ को और बरगद के पेड़ को शुभ मानते हैं। केवल इतना ही नहीं, जो हमारा कल्चर है वह पर्वतों को, झरनों को और जानवरों को सीक्रेट मानता है, मतलब पवित्र मानता है और उनकी पूजा भी करता है। हमने देखा है जो हमारे मंदिर हैं उनके आसपास हमें कई सारे जानवर दिखाई देते हैं, जैसे कि लंगूर हो गया, मकाऊ हो गया। हम उस समय इन जानवरों को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम उन्हें मंदिर का ही एक पार्ट समझते हैं, मतलब मंदिर का ही हम उन्हें हिस्सा समझते हैं। इसी तरह से इंडिया के राजस्थान में एक कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है बिश्नोई कम्युनिटी। वह ब्लैक बक को, पिकॉक को और नीलगाय को सेक्रेट मानती है या सेक्रेट ग्रोव मानती है, मतलब उन्हें पवित्र मानती है, मतलब उनकी पूजा करती है, उनकी देखभाल करती है और साथ साथ उनकी सुरक्षा करती है। बेसिकली उन्हें अपने कम्युनिटी का हिस्सा ही मानती है और कोई भी व्यक्ति उन्हें हार्म नहीं पहुंचा सकता। इस कम्युनिटी का बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नेचर और उनके रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने का। लेकिन कुछ ही ऐसी कम्युनिटी हैं जो प्रयास कर रही हैं, जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। पर हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि नेचर हम सबका है, इसलिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नेचर को प्रोटेक्ट करें। इसी से रिलेटेड 487 बीसी में गौतम बुद्धा ने कहा था कि जो पेड़ होता है वह एक ऐसा जीव होता है जो दयालुता और परोपकार से भरा हुआ होता है। यह अपने भरण पोषण के लिए कभी कुछ नहीं मांगता, बदले में यह हमें सब कुछ दे देता है जो उसने अपने जीवन भर में कमाया होता है, जैसे फल, फूल, पत्तियां, लकड़ियां, हवा। जो कुछ भी है वह सब कुछ दे देता है। इवन यह इतना दयालु होता है कि यह उसे भी छाया देता है जो उसे काटने आया होता है। मेरा आपसे केवल यही कहना है कि अगर आप पेड़ लगा नहीं सकते तो कम से कम उन्हें काटो मत। अगर आप जानवरों की सुरक्षा नहीं दे सकते तो उन्हें कम से कम मारो मत। हमारा नेचर हमें ईश्वर का दिया गया एक ऐसा तोहफा है जिसे अगर हम अच्छी नीयत के साथ सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो यह कभी खत्म नहीं होगा, हमें लगातार मिलता रहेगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं वर्ल्ड स्टडी को। थैंक यू।